ये मेरा घर है, इस घर में मैं रहती हूँ। मंगलू, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी सेवा की। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। जाओ, इस घर के अंदर जाओ और जितना सोना लेना चाहते हो ले लो। मंगलू नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी अनीता बहुत ही गरीब थे। मंगलू के पास एक बंजर खेत था जहाँ पर वो अपने टमाटरों की खेती किया करता था। आसपास के सभी खेत बहुत अच्छे थे। उन खेतों में बहुत टमाटर की फसल हुआ करती थी। मंगलू की लाख मेहनत के बावजूद भी उसके खेत में बस गिने चुने थोड़े से टमाटर ही होते थे। मंगलू अपने खेत पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती थी। जो थोड़ा बहुत टमाटर पैदा होता था वो उसकी पत्नी टोकरी में उठाकर बाजार में जाकर बेच आती थी। मंगलू, मैं तो कहता हूँ तू टमाटर की खेती करना ही छोड़ दे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तू इस खेत को ही छोड़ दे। तेरा खेत तो एकदम बेकार बंजर खेत है। तू इसमें कुछ भी उगा ले, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे खेत में देख, हर साल मैं लाखों का टमाटर बेचता हूँ। मेरे खेतों के टमाटर तो विदेशों में भी बिकते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम 1000 रुपए में भी टमाटर उगा पाते होगे। ऐसा कर, ये काम छोड़कर कहीं मजदूरी करना शुरू कर दे, और अगर कहीं तेरे पास मजदूरी नहीं है तो मेरे खेत में जाकर मजदूरी किया कर, मैं तुझे 4 पैसे दिया करूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या पता समय रहते मेरा व्यापार भी ठीक हो जाए। उस आदमी की बातें मंगलू के दिल पर चोट कर जाती हैं। वो बहुत दुखी होकर घर आता है और अपनी पत्नी अनीता से सारी बात कहता है। अनीता, आज मुझे उस आदमी की बातें सीधा दिल पर चोट कर गई। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सच में हम ये काम छोड़ देते हैं और मैं मजदूरी करना शुरू कर देता हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? अगर आज हमारे बुरे दिन हैं, तो कल हमारे अच्छे दिन भी आ सकते हैं। आप ऐसे हार ना मानिए, और फिर मैं हूँ ना आपके साथ। हम अपना कर्म करते जाएंगे और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप खेत में अपना काम जारी रखिए, क्या पता ये बंजर जमीन एक दिन हमें बहुत कुछ दे जाए। अगले दिन फिर से मंगलू खेत चला गया और खेतों में मेहनत करने लगा। गरीबी के कारण मंगलू के पास ना तो कोई ट्रैक्टर था और ना ही कोई बैल थे जिन्हें जोत के वो अपने खेतों में फसल उगा सके। इसीलिए वो अपने हाथों से ही औजारों से मेहनत करता था। मंगलू और अनीता का एक बेटा किशन है जो बहुत ही नटखट और प्यारा है। माँ, आज मुझे छुट्टी है तो मैं पिताजी की मदद करने खेत चला जाऊं। अच्छा, तो तुम खेत जाना चाहते हो? ठीक है, रुको, तुम्हारे पिताजी आज दोपहर का खाना भी लेकर नहीं गए हैं। मैं तुम दोनों के लिए खाना पैक कर देती हूँ, तुम खाना ले जाओ, तब तक मैं बाजार जाकर टमाटर बेचती हूँ। अनीता किशन को खाना पैक करके देती है और किशन अपने पिता मंगलू के पास खेत आने लगता है। तभी रास्ते में किशन को किसी गाय के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये तो किसी गाय की आवाज है और वो भी उसके रोने की है। मुझे तो लगता है ये आवाज इस पेड़ के पीछे से आ रही है, जाकर देखता हूँ। किशन जाकर पेड़ के पीछे देखता है तो वहाँ पर बहुत ही दुबली पतली कमजोर सी गाय रो रही होती है। मुझे लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, इसीलिए ये रो रही है। ऐसा करता हूँ, पिताजी के हिस्से का खाना रख लेता हूँ, उन्हें भी तो भूख लगी होगी, सुबह से खेत पर काम कर रहे हैं। अपने हिस्से का खाना इस गाय को खिला देता हूँ। किशन अपने हिस्से की रोटी गाय को दे देता है और गाय उस रोटी को ऐसे खाती है जैसे वो सालों से भूखी हो। फिर किशन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो पीछे मुड़कर देखता है कि वो गाय उसके पीछे पीछे आ रही है। अरे अरे गाय, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ, तुम अपने घर जाओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ। किशन के लाख बार मना करने पर भी वो गाय उसी के पीछे पीछे चल पड़ती है। फिर मजबूर होकर किशन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अरे किशन, ये तुम किसकी गाय अपने साथ ले आए हो? पिताजी, ये मुझे रास्ते में मिली, बहुत भूखी थी, मैंने इसे अपनी रोटी दी, तब से ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। ऐसा लगता है बेचारी को घर से निकाल दिया है और कई दिनों से भूखी है। तुमने इसे रोटी दी तो तुम्हें ही अपना मालिक समझ के तुम्हारे पीछे चल पड़ी। पिताजी, हम इस गाय को अपने घर ले चलें, ये गाय मुझे बहुत पसंद भी है। मंगलू अपने बेटे किशन की बात को टाल नहीं पाया और वो गाय को घर ले आता है। अनीता भी गाय को देखकर हैरान रह जाती है और उसे भी गाय बहुत पसंद आ जाती है। सब लोग मिलकर गाय का नाम भूरी रखते हैं। ये गाय मुझे भी पसंद आई, अब हम दिन रात इसकी खूब सेवा करेंगे। देखो ना कितनी कमजोर है, कहीं चक्कर खा के गिर न जाए। भूरी अनीता की बात सुनकर रोने लग पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। अरे अरे भूरी, तुम क्यों रो रही हो? अनीता भूरी के सर पर हाथ फेरती हुई उसे गले से लगाकर प्यार देने लगती है। क्या तुम्हें तुम्हारे मालिक ने घर से निकाल दिया है?
तुम चिंता ना करो, अब से हम तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। यहाँ तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, हम तुम्हारी खूब देखभाल करेंगे। इस तरह से पूरा परिवार मिलकर भूरी की खूब सेवा करता है। सब अपने कामकाज छोड़ भूरी की सेवा में लग जाते हैं। मंगलू खेत जाना भी भूल जाता है और अनीता टमाटर बेचना भी भूल जाती है। दिन रात भूरी की सेवा में ही लगे रहते हैं। मंगलू हर रोज उसके लिए ताजा ताजा घास बाजार से खरीद के लाता है और अनीता भूरी का गोबर पानी कर देती है। किशन बड़े ही चाव से भूरी को नहला देता है। भूरी कुछ ही दिनों में एक तंदुरुस्त गाय बन जाती है। सुनिए जी, भूरी अब एकदम तंदुरुस्त हो गई है। अब हमें अपने काम पर भी ध्यान देना होगा। अनीता, खेतों की हालत एकदम बहुत खराब चल रही है। हमारा खेत पहले से भी ज्यादा बंजर हो चुका है। अब हम उसमें कुछ भी उगा लें, कुछ नहीं बचेगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? पता नहीं अनीता, भगवान जाने अब हमारा गुजारा कैसे होगा। साथ में खड़ी भूरी उन दोनों की बातें सुन लेती है और एकदम से विशाल गाय के रूप में प्रकट हो जाती है। उसे इतना बड़ा देखकर मंगलू, अनीता और किशन बहुत हैरान रह जाते हैं। बाबा, हमारी भूरी इतनी बड़ी कैसे हो गई? सच में ये तो कोई जादुई गाय लगती है। भूरी, क्या तुम जादुई गाय हो? हाँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे यहाँ इंसानों के बीच में इंसानों की परख लेने के लिए भेजा गया था। मुझे यहाँ कई बुरे इंसान भी मिले और कई अच्छे इंसान भी मिले। उन अच्छे इंसानों में से तुम भी हो। मुझे तुम सबके पास रहकर बहुत अच्छा लगा। बिना किसी स्वार्थ के तुम सबने मेरी इतनी सेवा की, मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाया, अपना सारा काम काज छोड़कर मुझ पर ध्यान दिया। बस मुझे यही देखना था कि इंसानों में अब भी इंसानियत बाकी है क्या। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब से तुम सब गरीब नहीं हो, चलो मेरे साथ। भूरी मंगलू और उसके परिवार को अपने साथ ले जाती है और वहां पर सोने का एक बहुत बड़ा विशाल घर दिखाती है, जिसे देख मंगलू, अनीता और किशन बहुत हैरान रह जाते हैं। ये मेरा घर है, इस घर में मैं रहती हूँ। मंगलू, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी सेवा की। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। जाओ, इस घर के अंदर जाओ और जितना सोना लेना चाहते हो ले लो। मंगलू और उसका परिवार उस विशाल सोने के घर के अंदर जाते हैं और वहां देख के हैरान रह जाते हैं कि वो पूरा घर अंदर से सोने से भरा हुआ है। मंगलू बिना किसी लोभ लालच के बस उतना ही उठाता है जितना उसकी जरूरत थी। बस मुझे इतना ही चाहिए था, इसी से मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। मंगलू, तुम और तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है। तुम्हारे ही गुण तुम्हारे परिवार में भी है। तुम्हें किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। इतना सारा सोना देखकर भी तुम्हें लालच नहीं आया और तुमने बस अपनी जरूरत के मुताबिक ही उठाया। हे विशाल गाय, मैं अपनी मेहनत से की हुई कमाई में यकीन रखता हूँ। मुझे उसी कमाई को खाने में तसल्ली मिलती है और आगे भी मैं मेहनत से ही कमा लूंगा। अपने खेतों में खूब मेहनत करूंगा, जितना उसमें उगेगा उसी से गुजारा करूंगा। तो ठीक है, आज से तुम्हारे खेत बंजर नहीं रहेंगे। तुम्हारे खेत भी बाकी सब खेतों के जैसे होंगे, जिसमें बहुत सारी फसल होगी, बहुत सारे टमाटर होंगे और तुम्हारी पत्नी को भी अब टोकरी में टमाटर लेकर बाजार जाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक खुद ब खुद तुम्हारे घर आएंगे। विशाल गाय मंगलू के खेतों में ऐसे चमत्कार करती है जिससे उसका खेत अब बंजर नहीं था, एकदम साफ सुथरा हो गया था और मंगलू के खेतों में भी औरों की तरह बहुत सारे टमाटर उगने लगे। हे विशाल गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी इतनी मदद करी। कोई बात नहीं, तुम सबने मेरे लिए इतना किया, थोड़ा सा तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम सब के लिए कुछ करूं। तुम सब अपना ख्याल रखना और अब मेरे जाने का समय हो गया है। बस इतना कहते ही विशाल गाय भूरी को पंख लग जाते हैं और वो आसमान में उड़ जाती है। उस दिन से मंगलू के खेत में टमाटरों की कभी कमी नहीं हुई। अब मंगलू भी बहुत बड़ा टमाटर का व्यापारी बन गया था। टमाटरों के लिए ग्राहक अब उसके घर पर पहुंच जाते थे। मंगलू और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे और गरीब लोगों की मदद करने लगे। चांद और गौतमी दोनों पति पत्नी हैं। चांद गौतमी से बहुत प्यार करता है, वो तो उसके लिए जान भी दे दे। पूरे जंगल का वो एक अनोखा जोड़ा था, सबसे अद्भुत और सुंदर। इसी वजह से जंगल में उनको ना चाहने वाले भी थे, जो उनके जोड़े से जलते थे और उनका हमेशा बुरा चाहते थे। इस बात की चांद को तो भनक थी, इसलिए उससे बस हमेशा गौतमी की चिंता रहती थी कि उस पे कोई अपनी बुरी नजर न डाल दे। गौतमी, तुम बस घर पे रह के हमेशा आराम किया करो। तुम्हें जो कुछ भी खाना हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों चांद,
तुम्हें ना जाने किस बात का डर रहता है। मुझे क्यों बाहर नहीं निकलने देते? हमेशा रोकते रहते हो। नहीं गौतमी, मैं भी तुम्हें रोकने टोकना नहीं चाहता, पर तुम सब जानती हो ना, हम पे सबकी नजर रहती है। मैं नहीं चाहता कि किसी की गंदी नजर तुम्हें लगे। बस इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा बाहर जाने से रोकता हूँ। गौतमी भी चांद से उतना ही प्यार करती थी जितना कि चांद करता था, पर उसे इस बात का बहुत बुरा लगता था कि चांद उसे बाहर निकलने नहीं देता। गौतमी जिद्दी बहुत थी, हमेशा जिद पर अड़ जाती। फिर चांद के मना करने पर वो बाहर ना जाने लगी। चांद शाम को जब घर लौटता उसके लिए बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता। फिर एक दिन की बात है, बहुत रात हो जाती है। चांद अभी घर नहीं लौटा था। गौतमी को बहुत चिंता लगती है। चांद ने तो आज हद कर दी, इतनी देर कभी नहीं की आने में। मुझे अकेले में डर भी बहुत लग रहा है। कहाँ होगा चांद? हाँ, एक काम करती हूँ, बाहर जाकर देखती हूँ। लेकिन चांद ने बाहर जाने से मना कर रखा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी चांद घर नहीं आता। फिर गौतमी उसे ढूंढने बाहर निकल जाती। बहुत तलाशती है पर चांद कहीं भी नहीं मिलता। चांद, चांद कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस आ जाओ। अब मैं तुमसे बाहर जाने की जिद भी नहीं करूंगी। बस लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आ जाओ ना चांद। अरे क्या हुआ गौतमी, क्यों रो रही हो तुम? हाँ, वो मैं चांद को ढूंढ रही हूँ। बहुत समय हो गया, आज वो घर नहीं आए। हाँ, शायद मैंने उसे देखा था। आज दोपहर को वो मुझे शहर की ओर जाते हुए दिखा था। क्या? शहर की ओर? लेकिन वहाँ क्या करने जाएगा भला चांद? अब पता नहीं क्या करने गया होगा, ये तो वही जाने। मैंने जो देखा वो बता दिया। गौतमी बहुत चिंतित हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो शहर की ओर जाएगी चांद को खोजने। रात के अंधेरे में गौतमी चांद को ढूंढते ढूंढते शहर की ओर चली आती है। लगता है अब तो शहर भी आ गया, लेकिन चांद कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे। गौतमी के लिए शहर और शहर की हर एक चीज नई थी। उसने वो चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। शहर के लोग, घर, गाड़ियां, उसे डर भी बहुत लग रहा था, पर चांद को ढूंढना भी जरूरी था। उधर चांद सुबह घर आ गया था। जब वो गौतमी को घर पे नहीं पाता तो बहुत दुखी हो जाता है। फिर जैसे तैसे उसे पता चलता है कि गौतमी उसे ढूंढने शहर की ओर गई है। यह सुन के चांद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गौतमी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर ना निकलना। अब मैं तुम्हें कैसे तलाशूं? पर गलती तो मेरी भी है ना, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। अब गौतमी चांद को ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। उसे भूख भी बहुत लग रही थी, पर शहर में घास नाम की चीज उसे दिख नहीं रही थी। कभी गाड़ी उसे हॉर्न बजा के भगाती तो कभी मोटर बाइक वाले उसे भगाते। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसके लिए कोई एक सुरक्षित कोना भी ढूंढ पाना मुश्किल था। क्या करूं? कहाँ जाकर छुप जाऊं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चांद, कहाँ हो तुम? और भूख भी बहुत लगी है। चांद भी गौतमी को ढूंढता हुआ अब शहर आ गया था। गौतमी इतना थक चुकी थी कि उसे अब ये लगने लगा था कि शायद अब वो चांद को नहीं मिल पाएगी और वो कभी भी अब अपने घर जंगल नहीं जा पाएगी। डरते डरते गौतमी ने एक बर्गर वाले के ठेले के पास बैठने की जगह तलाशी। तभी उसकी नजर एक बच्चे और उसकी माँ पे पड़ती है, जो उस ठेले वाले के पास बर्गर खाने आ रहे थे। बच्चे को लगा गाय को भूख लगी है, इसीलिए वो मुझे देख रही है। वो जाके उसे बर्गर देता है। गौतमी को भूख भी बहुत लगी थी। वो जैसे ही बर्गर खाने लगती है तभी वो औरत उसे डंडा लेकर मारने लगती है। आवारा गंदी गाय बच्चे के हाथ से बर्गर छीन के खाती है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुझे। औरत गौतमी को डंडे से खूब मार के भगा देती है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर मुझे क्यों मार पड़ी? अब तो मेरे में हिम्मत ही नहीं बची कि मैं और चल सकूं और चांद को ढूंढ सकूं। खाना तो कोई दे नहीं रहा, बस कहीं पानी की बूंदें ही मिल जाती। तभी उसे एक जगह दुकान के बाहर बहुत सारी पानी की बोतलें दिखती हैं। ये तो पानी है। जैसे ही गौतमी दुकान के पास आके मुंह से पानी की बोतल उठा के पानी पीने लगती है कि तभी दुकान का मालिक बाहर निकल के उस पे बहुत गुस्सा करता है। चोर गाय, मेरा नुकसान कर रही है, जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार खाएगी खामखा मुझसे। दुकानदार भी उसे गुस्सा करके वहां से भगा देता है। थकी हारी सी गौतमी अब हार मान चुकी थी। ना तो उसने कुछ खाया था ना पिया था, जिस वजह से अब वो उठ भी नहीं पा रही थी। चांद, आज मुझे समझ आ रहा है क्यों हमेशा तुम मेरा इतना ख्याल रखते थे, क्यों बाहर नहीं निकलने देते थे, और मैं हमेशा तुमसे शिकायत करती रहती थी कि तुम मुझे रोकते टोकते हो। कितनी गलत थी मैं।
वो सारे पल मुझे याद आ रहे हैं जब सब खत्म हो रहा है। तभी कुछ 3-4 आवारा कुत्ते गौतमी को अकेला पाते हैं और उस पे झपट पड़ते हैं। वो उसी हालत में वहां से बहुत बुरी तरह से भागती है। तभी बीच रास्ते में चांद भी आ जाता है। वो उन कुत्तों को अपनी सींग से उठा के पटक देता है और मार के भगा देता है। गौतमी जमीन पे गिर जाती है। गौतमी, तुम ठीक हो ना? बोलो। तुम आ गए चांद। गौतमी और चांद एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ गौतमी, गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें अकेले कभी नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। मैं किसी कारण रात को घर ना आ सका, पर आज से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगा अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं इसी शहर में भटक भटक के भूखी प्यासी मर जाऊंगी। तुम्हें तलाश करते करते मैं खुद भटक गई थी। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खुद से भी दूर नहीं जाने दूंगा। चलो अब घर चलो। ये शहर, यहाँ की चीजें और यहाँ के लोग हमारे लिए नहीं बने हैं। हमें देखते ही ये लोग काट खाने को दौड़ते हैं। चांद गौतमी को जैसे तैसे घर ले आता है और घर पे जख्मी गौतमी की खूब सेवा करता है। उसको अच्छा अच्छा चारा खिलाता है, खूब देखभाल करता है, जिससे बहुत जल्दी गौतमी ठीक हो जाती है और गर्भवती भी हो जाती है। और बहुत जल्द चांद और गौतमी एक बछड़े के माँ बाप भी बन जाते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।